जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट। सो टुडे वी आर बिगिनिंग बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी फॉर CDS, NDA, CAPF और FCAT, ठीक है, और बाकी SSC वगैरह में भी अगर आना होगा तो इसी से आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी ज्योग्राफी की जो हम फर्स्ट बुक कर रहे थे उसके सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं, उसके वो हम बीच में कवर कर लेंगे, लेकिन कुछ 3-4 से मेरे को रिक्वेस्ट आई थी, ठीक है, टेलीग्राम पे कि बायोलॉजी स्टार्ट करनी है, तो मैं बायोलॉजी के कुछ चैप्टर स्टार्ट करवाना, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर 5 है ये, कौन सी क्लास 9th NCERT का, ठीक है। तो इससे हम पढ़ना है, सिर्फ जितना मैं करा रहा हूँ सिर्फ उतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है सेल, ठीक है। इसमें हम बेसिक चीज पढ़ेंगे, क्या फंडामेंटल यूनिट होती क्या है, सेल ही होती है, ठीक है। तो सेल के बारे में सबसे पहले सेल डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक भाई साहब ने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो इन्होंने डिस्कवर कैसे किया था, इन्होंने लिया था एक कॉर्क, ठीक है। कॉर्क क्या होता है, शैंपेन की बोतल होती है, उसमें लकड़ी का एक स्टॉपर होता है, उसको हम कहते हैं कॉर्क। तो इन्होंने क्या लिया, कॉर्क लिया, ठीक है। वो कॉर्क कुछ ऐसा था। अब इन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसके अंदर ना हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर था। हनीकॉम्ब कैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे पेंटागन मतलब ऑक्टागन टाइप में हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे मिलते हैं। तो वहां से उन्होंने किसकी डिस्कवरी करी, सेल की डिस्कवरी करी, ठीक है। तो पेपर में डायरेक्ट आया था कि सेल किसने डिस्कवर करा है, तो सेल क्या है, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। ये याद रखना, डायरेक्ट पेपर में है रॉबर्ट हुक, ठीक है, 1 लाइनर्स होते हैं। और उसका न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया है, तो न्यूक्लियस करा है रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। तीसरी चीज हाँ, पुरकिन प्रोटोप्लाज्म किसने निकाला, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म के जो टर्म है वो किसने कराया था, आगे बढ़ाऊंगा सब, प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजी, ठीक है, PURKINJEE, ठीक है। पी से पुरकिंजी, पी से प्रोटोप्लाज्म, ये होगी। अब एक आती है सेल थ्योरी, किसने दी है, ठीक है। सेल थ्योरी होती है, वो दी है शेल्डन एंड शॉन ने, ठीक है, SCHWANN, शेल्डन एंड शॉन ने निकाली है, ठीक है। और एक थ्योरी थी कि सेल जो होता है ना वो अराइज करते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी मतलब एक सेल पहले से होता है, उसके बाद सारे सेल निकलते हैं उससे, ठीक है। तो फ्री फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल ये निकालता वर्चाओ भाई साहब ने, ठीक है। तो ये कुछ नाम है, आपको याद कर लेना, डायरेक्ट पेपर में पूछते हैं, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल, ठीक है। तो ये किसने करा है, रॉबर्ट हुक ने सेल निकाला, ठीक है। अब आते हैं व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए होते हैं, तो ये देखो ऐसा कुछ अनियन पील का सेल होता है, ठीक है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर टाइप में होता है, सबके ऐसे ही होता है, ठीक है। तो होता है अब जो अपने ऑर्गेनिज्म से किससे बने होते हैं, तो ये याद रखना हमेशा, ऑर्गेनिज्म बनते हैं किससे, सेल से बनते हैं, ठीक है। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो अब आपको कहाँ पढ़ना है मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, बस ये याद रखिए, ठीक है। सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, ठीक है, इन्होंने वो करा है। अब ये एक याद रखना, ल्यूवेन हुक, ठीक है, उन्होंने क्या करा, विद द इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर करा फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर, ठीक है। फ्री लिविंग सेल्स होते हैं, उन्होंने डिस्कवर करा था, ठीक है। उसका रॉबर्ट ब्राउन जो मैंने बताया, उन्होंने क्या डिस्कवर करा, न्यूक्लियस, बस यार इनके नाम और इन्होंने क्या डिस्कवर करा, ठीक है। पुरकिंजी ने कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, फ्लूइड होता है, फ्लूइड जो सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म होता है फ्लूइड जो सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। उसका सेल थ्योरी, जो सेल थ्योरी दी थी वो किसने दी थी, दो उन्होंने दी थी बायोलॉजिस्ट, शेल्डन एंड शॉन, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। अब सेल थ्योरी को फर्दर एक्सपैंड किसने करा, वर्चाउ ने, ठीक है, बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। ये आपको याद करना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अब देखो दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर, और एक होता है मल्टी सेल्युलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर। तो यूनी का मतलब एक होता है और मल्टी का मतलब बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो यूनी के सेलुलर में क्या होता है ना, जो एक ही सेल होता है वो क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करता है, वो ईटिंग करेगा, ठीक है, डाइजेशन करेगा, ठीक है, एक्सक्रीशन भी वही करेगा, ठीक है, एक्सक्रीशन, और उसके बाद अगर रिप्रोडक्शन करना तो एक ही सेल करेगा, ठीक है। वेयर इज इन मल्टी सेल्युलर कौन हो गया, हम हो गए, ठीक है, जानवर हो गया। ये क्या होता है, मल्टी सेल्युलर। तो इनमें डिफरेंट टाइप्स के होते हैं सेल्स, ठीक है। जैसे एक सेल परफॉर्म करेगा सिर्फ ईटिंग का, एक सेल सिर्फ डाइजेस्टिंग का करेगा, डाइजेशन एक्सक्रीशन का, एक करेगा रिप्रोडक्शन के, एक सेल करेगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के वो होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेल्युलर में सिर्फ यही होता है। अब यूनिसेलुलर का सबसे पसंदीदा एग्जाम्पल, जो यूनिसेलुलर का जो सबसे पसंदीदा एग्जाम्पल है वो किसका है, अमीबा का, ठीक है। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अमीबा होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कैसा होता है, मान लो ऐसे करके अमीबा हो गया, उसके बीच में होता है न्यूक्लियस, ठीक है, गंदा सा न्यूक्लियस होता है वो, ये होता है, ठीक है। तो ये एक ही सेल से बना होता है अमीबा। अब यही काम क्या करेगा, ईटिंग भी यही करेगा, ठीक है, ईटिंग भी यही करेगा, एक्सक्रीशन भी यही करेगा। तो ये आपको बस ऐसे पता करना है, ठीक है, ईटिंग भी यही करेगा और एक्सक्रीशन भी यही करेगा, रिप्रोडक्शन करना है तो इसने ही करना है, ठीक है। तो बस एक ही सेल होता है इसके बीच में, उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बस इसमें इतना ही पढ़ना है, तो ये होगा, ठीक है।
इट इज नाउ नोन एज अ सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा, ठीक है। एक तो अमीबा हो गया सिंगल सेल यानी यूनिसेलर, ठीक है, और एक ये हो गया पैरामीशियम हो गया, ठीक है। ये क्या होता है, एंड बैक्टीरिया, ये सब होते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी सिंगल, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब मैनी सेल ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शंस इन इट फॉर्म इज उसको कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये हो गया मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अभी डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं, ठीक है। ओवम है, स्पर्म है, ठीक है। ओवम स्पर्म हो गया, स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल्स हो गया, नर्व सेल हो गया, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स के सेल हैं, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना आता है, इसमें यही दे रखा कि अमीबा जैसा है तो उसमें एक ही सेल सब चीज़ परफॉर्म करेगा, अगर मल्टी सेलुलर है तो उसमें हर सेल की अलग अलग ड्यूटी होगी जो वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, वैसे ये कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, छोड़ दो इसको पूरा। हाँ बता सेल किससे बना होता है, ठीक है। व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, ठीक है, कि किससे बना होता है, ठीक है। तो सेल की ना कुछ चीज़ होती है, एवरी सेल में क्या क्या होता है, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, एक न्यूक्लियस होता है और एक साइटोप्लाज्म होती है, ठीक है। ये तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियस और फिर साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे तीनों चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन नाम से पता लग रही है, जैसे ये फॉर एग्जाम्पल आपका सेल है, ठीक है, इसके अंदर स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनेलीज है, तो जो ये वॉल होगी ना, जो आउटर वॉल होगी, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो पेपर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी आ सकता है, सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी आता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, बहुत बार गलत कर देते हैं। तो ये याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दोनों एक क्या, दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। अब क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सेल है तो इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग, ये इसके अंदर ये सेल है, ठीक है, ये इसकी मान लो आउटर मोस्ट कवरिंग है, तो इसको हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम क्या कहेंगे, ये है क्या, आउटर मोस्ट कवरिंग, ठीक है। सबसे पहली बात है ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल है, ठीक है। अब ये क्या करती है ना, ये अलाउ करती है एंट्री और एग्जिट ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, यानी सेल के अंदर बाहर कुछ चीजें जाएंगी तो ये उनको अलाउ करती है, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटीरियल्स, ठीक है, इन एंड आउट ऑफ सेल, ठीक है। तो एंट्री और एग्जिट ये डिटरमाइन करेगी कुछ कुछ मटीरियल्स का, ठीक है, कुछ कुछ मटीरियल्स। ये याद रखना कि सेल के अंदर और बाहर ना केवल कुछ ही मटीरियल जा सकते हैं, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी मेम्ब्रेन होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि कुछ ही कुछ जाएंगे, ठीक है, सेलेक्टिव चीज़ों को ये अंदर बाहर करेगी, ठीक है। जो इसके जैसे इसके फीचर में जैसे कंप्यूटर में अपडेटेड होता है ना, तो वैसे इसमें अपडेटेड होती है कुछ भी चीज़ें, ये सिर्फ उन्हीं को अंदर बाहर जाने देगी, उसके अलावा कोई भी अगर अंदर आना या बाहर जाना चाहेगा तो वो नहीं जा सकता, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब कुछ कुछ चीज़ें जैसे O2, CO2, ठीक है, तो जितनी भी हमेशा याद रखना जो गैसेज अंदर बाहर करती है ना, वो किससे करती हैं, डिफ्यूजन से काम करती है, ठीक है। डिफ्यूजन से गैस हमेशा कैसे अंदर बाहर जाएगी, थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है गैसेस का, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, स्पॉन्टेनियस मतलब एकदम जल्दी से, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है गैसेस का फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। हमेशा याद रखना, मैंने आपको कहता था ज्योग्राफी में पढ़ाया था कि हाई एयर कैसे जाती है, हाई प्रेशर टू लो, मतलब हमेशा जो हाई रहेगा हमेशा वो देगा लो वालों को, तो यही होता है डिफ्यूजन में भी क्या होता है, गैस का मूवमेंट होता है स्पॉन्टेनियसली, कहाँ से, हाई कंसंट्रेशन टू लो, जहाँ मतलब जहाँ पर ज्यादा कंसंट्रेशन होगा वहां से जाएगा जहाँ पर कम कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अब इसको अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, ठीक है, दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। अब ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, सम मटेरियल है इसलिए उसका नाम क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन इज देयरफॉर कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल। अब ये याद रखना, प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन दोनों एक ही हैं, ठीक है, प्लाज्मा और मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन एक ही हैं, ठीक है। सम सब्सटेंसेस लाइक CO2 और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। तो किससे होता है, डिफ्यूजन से होते हैं, बाय प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन मैंने आपको बता दिया, डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन इज देयर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, ठीक है, ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट्स लो कंसंट्रेशन, ठीक है। ये हो गया CO2 और क्या बोलते हैं O2, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ना है आपको, ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जब गैसेस इन एंड आउट मूव करती है ना, उसको तो हम कहते हैं डिफ्यूजन, लेकिन एट द सेम टाइम जब लिक्विड अंदर बाहर करेंगे तो उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस आपने 9-10 में पढ़ा होगा, और जो हमारे घर में RO लगते हैं ना, RO, उनका भी फुल फॉर्म कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के उससे लगते हैं, ठीक है। तो उसमें भी ऑस्मोसिस होता है, तो ये भी होता है ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है, वाटर का मूवमेंट होता है कहाँ से, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से होता है वाटर का मूवमेंट, ठीक है, ठीक है। ये होता है वाटर आल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको क्या कहते हैं हम, उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस में वही होता है
2 मिनट। ऑस्मोसिस भी सेम एज द डिफ्यूजन, ठीक है, उसमें क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, ठीक है, ऑस्मोसिस में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, तो इसको हम वो कर देते हैं हाईलाइट, ओके। CO2, ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे करना बस। वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस से जाता है, ठीक है, ऑस्मोसिस, ठीक है, ये अब बस याद रखना। और ये याद रखना ऑस्मोसिस में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएगा, ठीक है। अब 3 चीज़ें टाइप की होती हैं, इनमें से हर बार का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 3 टाइप का सोल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ठीक है, और एक होता है आइसोटोनिक, ठीक है। 3 टाइप का सोल्यूशन होता है। अब इनको हम कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो ये सेल है, ठीक है, कुछ मान लो ये रहा एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर कुछ लिक्विड होगा और सेल के बाहर कुछ लिक्विड होगा, ठीक है, ये डब्बे के अंदर है, ठीक है, ये डब्बे के अंदर सेल है, इसके अंदर कुछ लिक्विड होगा, ठीक है, इसके अंदर लिक्विड भरते हैं हम, बेटा इसको डिलीट ही करते हैं पहले, ठीक है। तो पहले बनाते हैं ये, ठीक है, ये अंदर ये सेल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है, तो इसके अंदर की एक लिक्विड भरते हैं, मान लो ये लिक्विड है सेल के अंदर, ठीक है, ये लिक्विड है सेल के अंदर और एक लिक्विड है सेल के बाहर, मान लो ये रहा, ठीक है। अब देखो ठीक है, ये सेल के अंदर है और ये सेल के बाहर है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना, कंपैरिजन होगा, ठीक है, कंपैरिजन होता है। अब होता है 3 टाइप के, हाइपरसोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक में क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक में ना सेल के अंदर जो फ्लूइड होगा, सेल के अंदर जो फ्लूइड होगा वो कैसा होता है, वो ज़्यादा होता है, ठीक है। 2 मिनट, ठीक है। तो हाइपोटोनिक पढ़ते हैं सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाइपोटोनिक, ठीक है, हाइपोटोनिक, ठीक है। तो हाइपोटोनिक में क्या होता है ना, हाइपोटोनिक में जो इसके अंदर सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन होता है, मतलब सेल के अंदर का जो फ्लूइड होता है ना, वो कैसा होता है, कंसंट्रेशन उसकी लो होती है, ठीक है, लो कंसंट्रेशन होती है, और जो येलो वाला होगा उसकी होगी हाई कंसंट्रेशन। तो अब मैंने क्या बताया, सेल की क्या हो जाएगी, हाई कंसंट्रेशन, सेल की बाहर के जो लिक्विड है उसकी हाई कंसंट्रेशन है, और सेल की जो अंदर की कंसंट्रेशन है वो किसी लो कंसंट्रेशन है। अब क्या होता है ऑस्मोसिस में, ऑस्मोसिस में जाता है हाई कंसंट्रेशन टू लो, मतलब जो बाहर से लिक्विड है ना वो अंदर चले जाएगा सेल के, ठीक है, और बाहर से जब पानी अंदर जा रहा है ना सेल के, तो सेल क्या हो जाएगा, सेल एकदम से स्वेल अप हो जाता है, ठीक है। तो हाइपोटोनिक में हमेशा सेल स्वेल अप हो जाता है। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे, हमेशा ना वो देखना है आपको, सेल के अंदर का लिक्विड, ठीक है, हाइपो है उसका मतलब सेल के अंदर का लिक्विड कंसंट्रेशन लो होगा, कंसंट्रेशन लो होगा तो बाहर का जो कंसंट्रेशन होगा वो हाई होगा, और बाहर का अगर हाई होगा तो बाहर से पानी अंदर जाएगा सेल के, अगर पानी बाहर से अंदर गया सेल के तो क्या हो जाएगा, सेल स्वेल हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल स्वेल हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा आता है हाइपरटोनिक, ठीक है, नाम से पता लग रहा है हाइपर, ठीक है, हाइपर क्या होता है जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, गुस्सा हो जाता है, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, सेल के अंदर का जो सॉल्यूशन, सेल के अंदर का जो लिक्विड होगा उसकी कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी, हाई कंसंट्रेशन, सेल के अंदर की कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी, हाई, और जो सेल के बाहर का मीडियम होगा उसकी हो जाएगी लो कंसंट्रेशन, ठीक है। हाइपर, आपको सब तीनों का पॉइंट कर, जैसा हाइपरटोनिक, हाइपो और आइसो, तीनों में ना आपको सेल के अंदर का लिक्विड देखना है, ठीक है। हाइपो मतलब सेल के अंदर की लिक्विड कम है, हाइपर मतलब कि ज्यादा है सेल के अंदर की, सेल के अंदर की लिक्विड अगर ज्यादा है तो सेल के अंदर हो जाएगा हाई कंसंट्रेशन और सेल के बाहर हो जाएगा लो कंसंट्रेशन। अब पानी कहां से ज्यादा, हाई से लो, तो सेल के अंदर का जितना भी पानी है ना वो बाहर आ जाएगा, और जैसे सेल के अंदर का जितना भी पानी आ जाएगा बाहर आ जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा और बिल्कुल पतला सा हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट होता है आइसोटोनिक, ठीक है। आइसोटोनिक में क्या होता है, दोनों की ना सेम होती है। आइसोटोनिक में इसकी भी कंसंट्रेशन सेम है, इसकी भी, अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी तो कोई भी चेंजेस किसी में भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो बस ये चीज आपको याद कर लेनी है, ठीक है, ये चीज आपको याद करनी है, ठीक है। अब इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल, ठीक है, अगर मीडियम है जो सराउंडिंग द सेल है उसका हायर वाटर कंसंट्रेशन है, ठीक है, सेल मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। मतलब अगर बाहर ज्यादा है तो अंदर पानी चले जाएगा, अंदर पानी चले जाएगा उसका मतलब
सेल स्वेल अप हो जाएगा, ठीक है। और सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या कहेगा, सेल के अंदर का पानी जो है उसका कंसंट्रेशन लो होगा और सेल के बाहर जो पानी है उसका कंसंट्रेशन कैसा होगा, हाई होगा, तो उसमें हम हाइपोटोनिक कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है, इफ द मीडियम हैज एक्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, मतलब दोनों की सेम चीज कंसंट्रेशन है तो नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर होगा, ठीक है। और उस सॉल्यूशन को कहते हैं आइसोटोनिक, मतलब जब दोनों का बराबर हो जाएगा, ठीक है। आइसो मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाया था ना, आइसो हेलाइन, आइसो बार, आइसो, ये सब होते हैं, ठीक है। तो आइसो का मतलब होता है सेम, जहां पे आइसो हो गया वहां सेम हो जाता है, ठीक है। थर्ड है, अगर मीडियम ऑफ द हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर देन द सेल, ठीक है, मतलब सेल के अंदर कैसा है, कंसंट्रेशन हाई है, सेल के अंदर कैसे कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है, और सेल के बाहर क्या है, लोअर है, तो उसका क्या होगा कि पानी सेल के अंदर से बाहर जाएगा, पानी सेल के अंदर से अगर बाहर जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा, पानी लूज करेगा, और उस सॉल्यूशन को कहेंगे हाइपरटोनिक, ठीक है। तो आपको सेल के अंदर के लिक्विड से याद रखना है, अगर सेल के अंदर के लिक्विड का कंसंट्रेशन हाई है तो हाइपरटोनिक है, सेल के अंदर का कंसंट्रेशन लो है तो वो हाइपोटोनिक है, और अगर बराबर है तो वो आइसोटोनिक होता है, ठीक है। बस इसमें इसको आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। ये याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, अपनी फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। अब इसमें और क्या पढ़ना है, ठीक है, बस आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिर्फ इतना ही पढ़ना था, ठीक है। अब हम आते हैं एक चीज में होती है सेल वॉल, ठीक है। हर बार का पीआईक्यू यूपीएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल क्या होता है, जैसे कोई भी एनिमल होगा ना, ठीक है, उसके बाहर ये जैसे सेल है, उसके बाहर हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। बट जैसे ये प्लांट में आ जाता है, ठीक है, तो प्लांट में होता है सेल वॉल, ये होता है सेल, ठीक है। उसके बाद आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाहर भी होता है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी कवर कर रहा होता है, जिसको कहते हैं हम सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है, याद रखना, सेल वॉल हमेशा प्लांट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, आउटर मोस्ट होती है प्लांट में, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट होती है सिर्फ एनिमल्स में और ह्यूमंस में, ठीक है। सेल वॉल आउटर मोस्ट होती है किसमें, प्लांट में होती है, ठीक है। सेल वॉल बनी किसकी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल वॉल बनी किसकी होती है, सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की, ठीक है। याद रखना, सेल वॉल तो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है, ठीक है। और ये क्या प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर को, मतलब कि स्ट्रेंथ देती है प्लांट्स को, ठीक है, स्ट्रेंथ देती है प्लांट्स को। इसलिए कभी आपने देखा होगा प्लांट्स की जो बाहर की बार्क होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा कठोर होती है, तो वो इसकी वजह से होती है, ठीक है। अब सेल वॉल हमेशा याद रखना प्लांट में प्रेजेंट होगी, और एक किसमें होगी, बैक्टीरिया में, और एक किसमें प्रेजेंट होगी, फंगाई में, ठीक है। तो तीन में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होती है, प्लांट, बैक्टीरिया और फंगाई, ठीक है। और सेल वॉल किसमें नहीं प्रेजेंट होती है, तो एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। ठीक है। तो प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल, ठीक है। तो कैसी होती है, रिजिड होती है, ठीक है। सेल वॉल कहाँ लाई करती है, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और किसकी बनी होती है, प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो प्रोवाइड करता है प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, मतलब अगर ये नहीं होगा तो प्लांट आराम से टूट जाएंगे, ठीक है। अब प्लाज्मोलाइसिस एक आपको पढ़ना है। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, जब प्लांट सेल में से ना पानी निकल जाता है तो उसको हम श्रिंक हो जाता है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, तो श्रिंकेज होता है, कंट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, ठीक है। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो प्लाज्मोलाइसिस किससे रिलेटेड होता है, सिर्फ प्लांट से रिलेटेड होता है, क्या, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। ये आपको पढ़ना है, ये कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, ठीक है, बस ये कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब ये याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती थी ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने पीछे कहा फ्लेक्सिबल, तो सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है, ठीक है, बिल्कुल रिजिड होती है। सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है, ये याद रख लेना, ठीक है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस में ना, जैसे ये हो रहा है न्यूक्लियस, ठीक है, फिर इसके बाद होता है सेल, फिर इसके बाद होती है सेल वॉल, और सबसे बाहर होती है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सबसे बाहर होती है सेल वॉल, अगर वो होगा क्या बोलते हैं, प्लांट होगी, ठीक है। तो न्यूक्लियस को कवर करते हैं डबल कवरिंग होती है, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर होती है डबल कवरिंग, न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, डबल लेयर्ड कवरिंग, ठीक है, डबल लेयर्ड कवरिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, डबल लेयर कवरिंग होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होगी जो न्यूक्लियस को कवर करेगी, ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, इसलिए चीज़ें अंदर बाहर किसकी जरूरत आती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर बाहर जाएगी, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रख लेना है। तो इसमें चलते हैं आगे, ठीक है।
इसमें कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से पढ़ना है आपको। ठीक है, ये पढ़ना है आपको। न्यूक्लियस में क्या होता है, डबल लेयर्ड कवरिंग होती है, ठीक है, कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है, पोर्स होते हैं विच अलाउ करते हैं ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं। अब न्यूक्लियस में ना एक और चीज होती है, न्यूक्लियस में क्या होती है, क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स कब डिवाइड होते हैं, क्रोमोसोम्स कब क्या बोलते हैं, विजिबल होते हैं। क्रोमोसोम तभी विजिबल होंगे जब क्या होगा, जब सेल डिवाइड करेगा। ठीक है, जब सेल क्या करता है, डिवाइड करता है, यानी सेल रिप्रोड्यूस करेगा ना जब, तो तभी क्रोमोसोम्स दिखेंगे। वरना अगर क्रोमोसोम्स जब तक नहीं दिखते तो कैसे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऐसे करके होंगे, ये होता है। ठीक है, तो ये होता है क्रोमैटिन। अभी ये क्या है, क्रोमैटिन, क्योंकि अभी कुछ सेल डिवाइड नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड करेगा, जैसे ही सेल डिवाइड करेगा तो ये क्या बना देंगे, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। तो क्रोमोसोम हमेशा कब विजिबल होते हैं, जब रिप्रोडक्शन शुरू होगा, यानी व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स में क्या क्या होते हैं, तो क्रोमोसोम्स में होते हैं डीएनए। ठीक है, क्रोमोसोम्स में होते हैं डीएनए। ठीक है, और डीएनए आपको सबको पता है क्या होता है, डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो क्रोमोसोम्स में होता है डीएनए, और क्रोमोसोम्स में क्या होता है, प्रोटीन भी होता है। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन होता है। अब क्या होता है, हाँ, अब क्या होता है, इसमें डीएनए होता है। अब डीएनए में फंक्शनल सेगमेंट जो होता है, डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट होता है, वो होता है जीन्स। ठीक है, डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट क्या हो गया, जीन्स हो गया। तो अब आपको इसको याद कर सकना। ठीक है, सबसे पहले आ गया न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर आ गया क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स के अंदर आ गया डीएनए, और डीएनए के अंदर आ गया जीन्स। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियस, फिर हो गया क्रोमोसोम्स। ठीक है, फिर आ गया डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन्स होते हैं। बस आपको ऐसे याद करना है। ठीक है, और क्रोमैटिन होते हैं, जैसे सेल डिवाइड करता है तो क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है, तो होता है। ठीक है, तो होता है द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, विच आर विजिबल एज रॉड शेप स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। ठीक है, क्रोमोसोम्स में क्या होता है, कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फॉर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स किस किस के बने होते हैं, याद रखना, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, ये इसको अंडरलाइन कर रहे हैं गौर से, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, ये हमेशा से याद रखना। ठीक है, अब डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग सेल। ठीक है, डीएनए से सबको पता लगता है कि ये किसका बेटा किसकी बेटी है। ठीक है, अब जो डीएनए में जो फंक्शनल यूनिट होती है ना, फंक्शनल सेगमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। ठीक है, अब वो सेल जो मैंने आपको बताया विच इज नॉट डिवाइडिंग दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटीरियल। ठीक है, क्रोमैटिन मटीरियल होता है, क्रोमैटिन का मास ऑफ थ्रेड होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस क्या करता है, प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। ठीक है, बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल। ठीक है, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियस में जब वो होता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, अब एक ये याद रख लेना, कुछ ऑर्गेनिजम्स में लाइक बैक्टीरिया, जो न्यूक्लियर रीजन होता है ना, वो पुअरली डिफाइंड होता है। ठीक है, जो क्यों, उसमें क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, तो जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती ना, तो उनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, ये याद रख लेना, न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो किस किस में होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, तो बैक्टीरिया हो गए, ये ऑर्गेनिज्म ऐसे हो गए, मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो इनमें क्या होता है ना, जो न्यूक्लियस होता है, तो जैसे हमारा जो इंसानों का न्यूक्लियस है ना, इसके बाद डबल लेयर कवरिंग होगी, लेकिन जो इनका बैक्टीरिया का न्यूक्लियस होता है ना, इसके बाहर कोई कवरिंग नहीं होती। ठीक है, पुअरली कवरिंग होती है, तो उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, तब हम क्या कहते हैं इनको, न्यूक्लियोइड। बस ये याद रखने के लिए। ठीक है, अब इसमें दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक्स वो होते हैं जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, और यूकैरियोटिक्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। अब इसको याद कैसे करेंगे, यूकैरियोटिक्स में यू आ रहा है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी यू आता है, तो यूकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में यू नहीं आ रहा, तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। बस ठीक है, इनको याद रख लेना। ठीक है, तो ये यही है, हाईलाइट कर लेना। ठीक है, देखो, whose cells lack a nuclear membrane are called prokaryotes। ठीक है, prokaryotes organisms with cells having a nuclear membrane are called eukaryotes। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, इसको काम करने की याद नहीं है। अब आता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सेल के अंदर का जो फ्लूइड होता है ना, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसी साइटोप्लाज्म में ना आपके डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज होंगे जो आपने पढ़े, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब होते हैं, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन्स आर एनक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन्स, ठीक है, ये हो गया। अब प्रोकैरियोट्स में देखो एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता और दूसरा ये जो जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज है ना वो भी एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इन प्रोकैरियोट्स बिसाइड्स द एब्सेंस ऑफ अ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर आल्सो एब्सेंट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड यूकैरियोट्स में यू आ रहा है तो इसका मतलब इन पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, तो इनके पास क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन एनक्लोज ऑर्गेनेलीज, तो इनमें सारे के सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं। और यूकैरियोट्स में कौन कौन आ गए, यूकैरियोट्स में हम सब आ गए, ठीक है। ये कम हाँ इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना वायरस लैक्स एनी मेम्ब्रेन हैंड्स डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर अ लिविंग बॉडी एंड यूज इट सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब क्या होता है ना जितने भी वायरसेस होते हैं उनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता ना, तो आप उनको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे ये वायरस किसी भी बॉडी में घुसते हैं, जैसे इंसान की बॉडी में घुस गए या फिर एनिमल की बॉडी में, तो ये ना उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लेने लग जाते हैं, और जैसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक लेने लग जाते हैं तो पूरे प्रॉपर सेल बन जाते हैं और तब ये वायरस क्या होते हैं डिटेक्ट होते हैं। इसलिए वायरसेस बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है। क्या करना, इनको खत्म करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। अब आता है सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या आता है सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेलीज आप वहीं पढ़ेंगे जो पेपर में हमेशा आता था। क्या क्या आता था पेपर में, सबसे पहले तो आता था ये साइटोप्लाज्म क्या करता है, और क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म हो गया, और ये लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये सब किस में आता है सेल ऑर्गेनेलीज में आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या पढ़ना है इसमें मैं बताता हूँ। ठीक है, अब डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। किससे स्टार्ट करेंगे हम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहते हैं, ईआरबी कहते हैं, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ईआरबी कहते हैं। ये रहा सेल, ठीक है आपको। अब इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम देखते हैं कहाँ पर है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक स्मूथ होते हैं, एक रफ होते हैं, ठीक है। तो देखो ये तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। ये रहा रफ, इन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक आप ना इनके ना डायग्राम में मत जाना कि डायग्राम कैसा क्या बनता है, कैसे क्या दिखता है। अब अगर आप इसमें जाते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ना आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा, ठीक है। तो बस आपको इनकी बेसिक चीज़ें याद रखनी कि इसमें क्या होता है बस, और इसमें फालतू आपको कुछ याद नहीं रहना, ठीक है। तो सबसे पहले आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन माउंटेड ट्यूब्यूल्स होता है, ठीक है। राज ठीक है, ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन माउंट ट्यूबुल्स का। अब इसमें आपको दो चीज़ें सिर्फ याद रखनी है, सिर्फ क्या रखनी है, दो चीज़ आपको याद रखनी है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और एक आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो पेपर में बस इनका ही आता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक होता है, किसके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये याद रख देना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स, ठीक है। तो बेसिकली बस इतना होता है। अब आपको इसमें ना दो चीज़ें याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि एक देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब रफ का नाम रफ एंडोप्लाज्मिक क्यों पड़ा है, क्योंकि ना जब उसको हम देखते हैं अंडर माइक्रोस्कोप तो उसमें एक पार्टिकल्स होते हैं कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट्स सरफेस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये मान लो ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, रफ RER, तो इसमें जब आप सामने से देखो ना तो इसमें राइबोसोम ऐसे ऐसे करके लगे रहेंगे, ठीक है, ये इसके आसपास ऐसे लगे रहेंगे। तो ये होता है RER, और स्मूथ SER कैसा होता है, बिल्कुल स्मूथ, इसके आसपास कुछ नहीं लगा, ठीक है। तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब आपको इनके क्या याद रखने हैं, इनके फंक्शंस याद रखने की, एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक क्या करता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ठीक है।
तो सबसे पहले आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। क्या करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपकी बॉडी में प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो रफ आरईआर का क्या है, प्रोटीन बनाने का काम करना होता है, ठीक है। तो ये देखो द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, यानी आरईआर में राइबोसोम्स होते हैं, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये आपने याद कर लिया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है राइबोसोम्स, ठीक है। और राइबोसोम्स क्या काम करने में मदद करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं, ठीक है। अब आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाने में काम करता है, मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड, ठीक है। लिपिड और फैट मॉलिक्यूल सेम होता है, ठीक है। लिपिड भी फैट होता है, फैट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शंस, ठीक है। तो अब ये होता है सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। तो पेपर में अगर आ गया व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है, जिससे मेम्ब्रेन बनने में हेल्प होती है, ठीक है। जेनेसिस मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया था, जेनेसिस जहाँ पे भी लग गया उसका मतलब होता है बनना, ठीक है। अब ये होता है इनका। अब आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, जैसे न्यूक्लियस है, ठीक है, एंड जैसे ये न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये पानी पूरा साइटोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक एक पाइप सा जाएगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस का सामान साइटोप्लाज्म में लेके जाएगा और साइटोप्लाज्म का सामान न्यूक्लियस में, या फिर एक जगह से दूसरे जगह में साइटोप्लाज्म में ना ट्यूब का काम करता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। क्या काम करता है, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम करता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो 10 फंक्शन ऑफ द ईआर क्या है, सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल, ठीक है, सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, ठीक है। और दूसरा क्या था, ऑल्सो फंक्शन करता है ना साइटोप्लाज्मिक प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए दो फंक्शन हो गए, एक तो सबसे पहला होता है ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है अपना सरफेस दे प्रोवाइड करता है फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दो याद रखनी है, ठीक है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और फंक्शन होता है वर्टिब्रेट्स में, यानी हम जानवर इंसानों में काम होता है। इसमें क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना डिटॉक्सिफाई करता है मैनी ड्रग्स, ठीक है, मैनी ड्रग्स एंड पॉइजन, यानी जब भी आपकी बॉडी में कोई पॉइजन ड्रग्स आ गया ना, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसी टाइम अपना काम करना शुरू कर देगा और वो उन ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसका काम ये होता है, ये पेपर में डायरेक्ट आया, ठीक है। तो इससे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या चीज़ पढ़नी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम होते हैं और राइबोसोम काम करते हैं प्रोटीन बनाने में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते और ये क्या काम करते हैं, ये बनाने में काम करते हैं फैट्स एंड लिपिड्स, ठीक है। दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन का, दूसरा ये क्या करता है अपनी सरफेस प्रोवाइड करता है किस चीज़ के लिए, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है पॉइजन्स एंड ड्रग्स को, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरी चीज़ आती है गोल्गी अपैरेटस, ठीक है, दूसरी चीज़ आ गई गोल्गी अपैरेटस। तो गोल्गी अपैरेटस का सबसे पहले तो साइंटिस्ट का नाम आया था CDS 2 2022 में कि गोल्गी अपैरेटस ने किससे डिस्कवर करा था, तो इसके नाम जो साइंटिस्ट का नाम है उसका नाम भी क्या था, कैमिलो गोल्गी, ठीक है। तो कैमिलो गोल्गी भाई साहब है जिन्होंने हमारा निकाला था, गोल्गी अपैरेटस निकाला था, ठीक है। अब गोल्गी अपैरेटस का एक बेसिक सा फंक्शन होता है, क्या होता है कि ना जैसे जो अपना क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो गोल्गी अपैरेटस क्या करता है, मैन्युफैक्चर भी करता है, स्टोर भी करता है और ट्रांसपोर्टेशन भी करता है, ठीक है। तो यानी गोल्गी अपैरेटस हमने भाई तीनों काम करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने किसने करा है, गोल्गी अपैरेटस को कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर करा है, ठीक है। अब क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, ठीक है, अरेंज इन पैरेलल टू ईच अदर इन सैक्स कॉल्ड सिस्टम्स, ठीक है, सैक्स कॉल्ड सिस्टम्स। तो ये कैसे अरेंज होते हैं, एकदम मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन होती है इनका वेसिकल्स की, ठीक है, और अप्रोक्सीमेट पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल इनको अरेंज करा जाता है, ठीक है। अब ये देखिए इसका फंक्शन क्या क्या है, मटेरियल सिंथेसाइज, ठीक है, नियर द एंडोप्लाज्म इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी अपैरेटस। यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मटेरियल बनता है तो गोल्गी अपैरेटस क्या करता है, उसका फंक्शन क्या करता है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट भी करेगा, ठीक है, स्टोरेज भी करेगा और मॉडिफिकेशन भी करेगा, ठीक है। अब और क्या क्या काम करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर भी सिंपल शुगर में गोल्गी अपैरेटस क्या करता है वो बनाता है, ठीक है। और गोल्गी अपैरेटस इज आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। बस इसमें यही चीज़ें याद करनी है, ठीक है। क्या क्या चीज़ करनी है, सबसे पहले गोल्गी अपैरेटस को डिस्कवर किसने करा था, तो कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर करा था, ठीक है। दूसरा कि ये क्या करता है, ये क्या करता है, स्टोरेज करता है, मॉडिफाई करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, सामान को इधर से उधर। तीसरी चीज़ क्या करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर को तोड़ के किस में बना देता है, सिंपल शुगर्स में, और लास्ट में लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में भी काम आता है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। अब आता है लाइसोसोम्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने हमेशा पेपर में पढ़ा होगा सुसाइड बैग्स ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं लाइसोसोम्स, ठीक है। तो इनको कहते हैं लाइसोसोम्स, इनको क्या किस नाम से आते हैं,
सुसाइडल बैग्स, और इनमें क्या होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स फिल होते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स फिल होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये आपको बनना है स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। तो इनमें डाइजेस्टिव, पेपर में क्या आएगा कि ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो हमारे लाइसोसोम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स फिल होता है, ठीक है। अब ये एंजाइम्स कौन बनाता है, तो ये बनाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब लाइसोसोम क्या करते हैं, वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम ऑफ द सेल, ठीक है। तो क्या गया एंडोप्लाज्मिक और गोल्गी अपैरेटस ने तो खाना बनाया, इधर उधर फेंका, भेजा, ठीक है। अब लाइसोसोम का क्या काम होता है, वो जब खाना खा दिया तो उसको जो वेस्ट बन गया उसको डिस्पोज करेगा, ठीक है। तो लाइसोसोम वो काम करता है, और ये क्या करता है डाइजेस्टिंग में भी काम करता है, ठीक है। तो दीज हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉर्न आउट सेल। तो ये क्या करते हैं कि कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर आ गया खराब है, जिसको हमारी बॉडी की जरूरत नहीं है, तो इसको डाइजेस्ट कर देंगे, या फिर कोई भी सेल है जो खराब हो चुका है उसको भी ये क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इनमें ये ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ठीक है, कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। अब क्या होता है ना, इसको ये क्वेश्चन में आता है कि इनको हम वो क्यों करते हैं, क्या बोलते हैं, इनको हम सुसाइडल बैग्स क्यों करते हैं। तो क्या होता है ना, कभी कभी जब डिस्टर्बेंस आ जाता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, जब हमारी बॉडी में कुछ वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, तो क्या होता है सेल अपना क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, ठीक है। अब सेल क्या हो गया, डैमेज हो गया। अब क्या होता है ना, डैमेज सेल को तो बॉडी रख नहीं सकती है, उसको हमेशा उसी टाइम फेंकना पड़ेगा। तो लाइसोसोम क्या कर जाता है ना, फट जाते हैं आपस में, ठीक है। लाइसोसोम फटता है और जो उसका एंजाइम होता है ना, वो अपना ही सेल खुद को क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। इसलिए हम लाइसोसोम का करते हैं सुसाइडल बैग्स भी हम याद करते हैं, ठीक है। तो बस इसका ये वो नहीं आएगा कि इसको क्यों कहते हैं, बस इसका ये आएगा इसको क्या और कहते हैं। तो लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग्स, यानी सुसाइड बैग्स, ठीक है। तो लाइसोसोम्स सबसे पहले आपने क्या करना है कि इनमें पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो कि कौन बनाता है, जो कि बनाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बनाता है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स, ठीक है। लाइसोसोम क्या करते हैं, वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम होते हैं, ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होते हैं। और लाइसोसोम ये सब क्यों कर पाते हैं, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, और लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। बचपन से हमें कुछ याद ना हो, एक ही चीज याद होती है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज दी पावर हाउस ऑफ द सेल, या माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज दी पावर हाउस ऑफ द सेल। पेपर में सिर्फ यही क्वेश्चन आया था कि माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज की पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की ना दो मेम्ब्रेन होती है, ये याद रखना, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है, पोरस होती है, और इनर मेम्ब्रेन एक दूसरे में क्या होती है, फोल्डेड होती है, ठीक है। अब ये फोल्ड क्यों हो रही है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है ना, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है फॉर एटीपी। एटीपी होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एटीपी होता है, ठीक है। एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एटीपी का होता है, एटीपी एनर्जी होता है किसकी, सेल्स की, मतलब हमारे सेल को एनर्जी किससे मिलती है, एटीपी से मिलती है, ठीक है। तो एनर्जी करेंसी या फिर एनर्जी कैरियर, एनर्जी करेंसी या फिर एनर्जी कैरियर को सेल का कौन होता है, तो वो होता है अपना एटीपी, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब क्या होता है, ना द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, उसको हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सीडीएस में क्वेश्चन आया था डायरेक्टली कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या होता है, तो उसको कहता है एटीपी, सीडीएस 2019 में आया था, ठीक है। तो उसका नाम एटीपी, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, ऑर्गेनिज होते हैं जिनके पास क्या होता है, अपना खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। तो ठीक है, पेपर में डायरेक्ट आया था कि किसके पास खुद का डीएनए और प्रोटीन होता है, ठीक है। तो अब तक हमने दो पढ़ दिए हैं, एक तो क्या है, एक तो हमने पढ़ दिया है साइटोप्लाज्म, हमने साइट से पढ़ दिया जिसके पास क्या होता है, खुद का डीएनए और खुद का नहीं, हमने क्या पढ़ा वो, हाँ ठीक है, एक तो हमने पढ़ा क्रोमोसोम्स, इनके पास खुद का डीएनए खुद का प्रोटीन होता है, क्रोमोसोम्स के पास क्या होता है, खुद का डीएनए खुद का प्रोटीन, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया भाई साहब है जिनके पास खुद का क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया खुद का प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये दो हमने पढ़ दिया है। अब आते हैं प्लास्टिड्स। अब क्या आता है, प्लास्टिड्स, तो नाम से पढ़ रहा है, प्लास्टिड सिर्फ किसमें प्रेजेंट होंगे, सिर्फ मोस्टली प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ठीक है। अब कितने टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं, दो टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, क्रोमोप्लास्ट ना डिफरेंट कलर्स दे जाते हैं, कलर्ड प्लास्टिक, जैसे अपने फ्लावर्स होते हैं येलो कलर के, रेड कलर के, तो वो किसकी वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से, ठीक है। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ना, वो किस कलर होता है, व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, कंटेन पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब जिन क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट हो जाए क्लोरोफिल, उसको हम क्या कह देंगे, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट आप सबको पता है किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, फोटोसिंथेसिस में, क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल ये वो होता है जिससे हम क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, ठीक है। और हाँ, और ये भी याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं, येलो और ऑरेंज कलर के पिगमेंट होते हैं इन एडिशन टू क्लोरोफिल, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट का कुछ काम नहीं होता है, ये क्या करते हैं, स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्स आर स्टोर, ठीक है। तो स्टार्च अपनी जो जितना भी प्लांट का स्टार्च होता है कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट करता है, ठीक है। अब ये याद रख लेना कि लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। अब तीन हो गए, सबसे पहले क्रोमोसोम, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा प्लास्टिड्स, ठीक है। तो याद रख लेना, सबसे पहले प्लास्टिड के आपने दो टाइप पढ़ने, क्रोमो और ल्यूको, ठीक है। क्रोमो होता है कलर्ड, जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और ल्यूको होता है व्हाइट कलर या फिर कलरलेस, ठीक है। फिर क्रोमो में अगर आपने एक पिगमेंट डाल दिया क्लोरोफिल, ठीक है, तो अगर आपने क्लोरोफिल डाल दिया तो वो क्या बन जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट किस में काम आता है, फोटोसिंथेसिस में काम आता है, खाना बनाने में, ठीक है। अब आते हैं वैक्यूल्स, ठीक है।
वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स होते हैं स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट, ठीक है। पेपर में डायरेक्ट ये आता है कि वैक्यूल्स क्या होते हैं, तो वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स, ठीक है। और ये क्या करना है आपको याद रखना है, सिर्फ ये प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, जनरली प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं बहुत बिग साइज में, लेकिन जो अगर एनिमल में प्रेजेंट हो गए तो बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज में होते हैं, ठीक है। तो यही आते हैं वाइल प्लांट सेल्स है वेरी लार्ज वैक्यूल्स, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है इसमें कि एनिमल्स में तो प्रेजेंट अगर नहीं होंगे वैसे, और अगर होंगे तो बहुत ज़्यादा कम होंगे साइज में, लेकिन अगर प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे तो बहुत ज़्यादा बड़े साइज में होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं टर्जिडिटी और रिजिडिटी, क्या करते हैं, दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, ठीक है। तो जब भी आप सेल को देखते हैं ना, प्लांट को ऐसे मोड़ते हैं तो टूटता नहीं इजीली, तो किससे होता है, वैक्यूल्स की वजह से होता है, ठीक है। तो पेपर में वैक्यूल्स के बारे में क्या आएगा, सबसे पहले तो आएगा कि किस में प्रेजेंट होते हैं, तो आपको याद रखना है प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और कैसे होते हैं, बिग साइज में प्रेजेंट होता है। अगर पेपर में ऐसा आएगा कि क्लोरो वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन लार्ज साइज इन एनिमल्स, तो वो स्टेटमेंट डायरेक्ट रॉन्ग हो जाएगी। दूसरा, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, तो प्रोवाइड करते हैं टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। ये बस दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब बस इसमें आपको इतना ही पढ़ना, ठीक है। ठीक है, तो बस ये इतने हो गए, वैक्यूल्स हो गए, ये हमारा लास्ट था, ठीक है। तो हमारे सेल ऑर्गेनेलीज हो गए, ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज अपने हो गए। अब लास्ट आता है सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन दो टाइप के होते हैं, ठीक है, मिटोसिस और मियोसिस। तो अब इनके बारे में पढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब सेल को ना डिवाइड के लिए भी चाहिए होता है, तो सेल डिवीजन किससे होता है, सेल डिवीजन दो टाइप के होते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन दो टाइप के होते हैं, एक मिटोसिस और एक मियोसिस होता है, ठीक है। तो सेल डिवीजन आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड मिटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। अब मिटोसिस क्या होता है, जब नॉर्मली सेल को डिवाइड होना होता है, ठीक है, डिवीजन होना होता है, तो नॉर्मली मिटोसिस करता है। लेकिन जब रिप्रोड्यूस करना होता है, जैसे जब हम इंसान लोग, एनिमल्स लोग बच्चे पैदा करते हो, तो किससे निकलता है, मियोसिस से निकलता है, ठीक है। वो किससे निकलता है, मियोसिस से निकलता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है मिटोसिस में, तो डिफरेंस इनके बीच में आता है, ठीक है, कि मिटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो मिटोसिस में क्या होता है ना, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मिटोसिस, ठीक है। मिटोसिस में क्या होता है कि एक मदर सेल होगी, ठीक है, बड़ी सी मदर सेल है, ये डिवाइड होगी दो डॉटर सेल में, ठीक है, डॉटर सेल, और ये D1 D2, ठीक है, दो डॉटर सेल में डिवाइड होगी। अब इसमें अगर मान लो मदर सेल में क्रोमोसोम्स है 42 क्रोमोसोम्स, मैंने आपको बता दिया जिसमें DNA होता है, जो इनहेरिटेंस में होता है, ठीक है। तो अगर इसमें 42 होंगे, अगर मदर सेल में 42 क्रोमोसोम्स हैं, तो मिटोसिस में जो डॉटर सेल दो निकलेंगी ना, उसमें भी 42 होंगे, ठीक है। तो मिटोसिस में यही होता है, ठीक है, पढ़ लेते हैं, ठीक है। इन दिस प्रोसेस, देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ, ठीक है। तो मिटोसिस हमेशा ग्रोथ के होता है, बड़े होते हैं जो सेल्स हमारे बढ़ते हैं, ठीक है। इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल, ईच सेल कॉल्ड मदर सेल होता है, वो किसमें डिवाइड होगी, वो डिवाइड होगी टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल, ठीक है। तो एक किसमें डिवाइड होगी, दो आइडेंटिकल डॉटर सेल में, ठीक है। अब जो डॉटर सेल है उनके क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे एज मदर सेल्स, ठीक है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे एज मदर सेल, ठीक है। अब क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस किस में आता है, जब हम रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी जब बच्चे पैदा करते हैं तो तब होता है मियोसिस, ठीक है। जब हम ऑफस्प्रिंग्स निकालते हैं तो क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस में क्या होता है, कंटिन्यूस डिवीजन होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे मिटोसिस में दो मदर सेल दो डॉटर में होते हैं, तो मिटोसिस में, मियोसिस में ना मदर सेल 4 डॉटर सेल में आएगी, ठीक है, D1 D2 D3 और D4, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मदर सेल में 42 क्रोमोसोम्स हैं, तो हर डॉटर सेल में कितने होंगे, इसका हाफ 21, ठीक है। जबकि मिटोसिस में सेम आते थे, ठीक है। तो बस आपको इसमें है, दे डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस, ठीक है, विच इन्वॉल्व्स टू कंसेक्यूटिव डिविजन्स, ठीक है, टू कंसेक्यूटिव डिविजन्स, ठीक है। तो व्हेन अ सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस इट प्रोड्यूसेस 4 न्यू सेल, कितने बनाते हैं, 4 न्यू सेल बनाते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट 2, ठीक है। तो न्यू सेल्स के अंदर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ द मदर सेल्स, ठीक है। और स्पेसिफिक सेल वर रिप्रोडक्टिव इन एनिमल्स एंड प्लांट डिवाइड टू फॉर्म गैमीट्स व्हिच आर फर्टिलाइजेशन गिवन टू ऑफस्प्रिंग। तो बस याद रखना, मिटोसिस में ग्रोथ होती है और मियोसिस हमारी काम आता है रिप्रोडक्शन। और मियोसिस में मदर सेल 4 डॉटर सेल में डिवाइड होगी और मिटोसिस में 2 उसमें, ठीक है। और मिटोसिस के होता है फॉर ग्रोथ। तो ये पहला चैप्टर था सेल वाला, ठीक है। तो सिर्फ इसमें आपको इतना ही पढ़ना है जितना मैंने पढ़ाया, फालतू चीज़ कुछ भी पढ़ेंगे वो आपके ऊपर है, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, बट इट इज़ नॉट दैट मच नेसेसरी, ठीक है। तो बस इतना ही था आज के चैप्टर में। धन्यवाद, जय हिंद।